हेलो एवरीवन। आज हम लोग डाई कास्टिंग कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले भी हमने 2 वीडियोस अपलोड किए थे डाई कास्टिंग कैलकुलेशन से रिलेटेड, पर वो कंप्लीट नहीं था। इस बार हम लोग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस कैलकुलेशन डाई कास्टिंग कैलकुलेशन को सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट से एंड तक डाई कास्टिंग कैलकुलेशन वीडियोस लंबा हो सकता है, धैर्य रखें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। हो सकता है अगर साउंड क्वालिटी की अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप हेडफोन लगा के देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम साउंड क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। फिलहाल चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर, है ना, क्योंकि बताने से अच्छा लिख कर, है ना, आपको दिखाने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बोर्ड के ऊपर देखते हैं डाई कास्टिंग कैलकुलेशन। तो दोस्तों, डाई कास्टिंग डाई डिजाइन, है ना, डाई कास्टिंग डाई डिजाइन मतलब हम लोग ये जानने वाले हैं डाई कास्टिंग का डाई डिजाइन, और यही हमारा डाई कास्टिंग कैलकुलेशन होता है। तो सबसे जो भी डाई कास्टिंग में काम कर रहे हैं उनके दिमाग में आता है ये क्वेश्चन हमेशा, हाउ टू कैलकुलेट मशीन टनेज, है ना, फॉर हाई प्रेशर डाई कास्टिंग पार्ट्स। तो मशीन टनेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है, कुछ लोग जानते भी हैं, और उसके बाद फिर भी उनके बीच कंफ्यूजन रहता है। जब उन्हें पूछा जाता है तो वो बोलते फार्मूला देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। पर चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, एक एक करके हम लोग सब कुछ जानेंगे। आप देख रहे हैं रियल टॉपर। तो अगर आपको डाई कास्टिंग कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो आप, है ना, मास्टर ऑफ कैड डिजाइन बन सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन जो है, हाउ टू कैलकुलेट मशीन टनेज फॉर रिक्वायर्ड डाई कास्टिंग पार्ट्स। तो हम लोग पहला क्वेश्चन, तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टू कैलकुलेट मशीन टनेज फॉर HPDC डाई कास्टिंग पार्ट वी नीड फॉलो 3 स्टेप्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर हम डाई कास्टिंग मशीन टनेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, पहला है डाई क्लैंपिंग फोर्स। डाई क्लैंपिंग फोर्स, तो डाई क्लैंपिंग फोर्स देखेंगे हम लोग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड रेशियो। फील्ड रेशियो हमें पता करना पड़ेगा कितना है, क्या है और क्या होता है, वो भी जानेंगे। और तीसरा जो है वो है मोल्ड साइज। मोल्ड साइज क्या है, तो एक एक करके हम लोग पॉइंट लेते हैं और देखते हैं, है ना। तो हमारा पहला हम लोग लेते हैं, व्हाट इज डाई क्लैंपिंग फोर्स। व्हाट इज डाई क्लैंपिंग फोर्स, the answer is, है ना, die clamping force is the force applied to the mold by clamping unit of HPDC, है ना, क्या, HPDC die casting machine। The clamping force must be greater than the separating force which caused by the injection molding inject molten metal into the mold। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, क्लैंपिंग फोर्स जो होता है, जैसे हमारे पास
2 डाई है ना, क्या 2 डाई रहती है, फिक्स और मूविंग। अब ये मान लेते हैं मूविंग है और ये क्या है, फिक्स है। तो जब ये दोनों डाई आपस में क्लोज होता है ना, जब ये दोनों डाई क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ये देखिए ये दोनों डाई क्या मूविंग इधर से प्रेशराइज किया जाता है, तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है क्लैंपिंग फोर्स। तो ये जब ये दोनों अगर क्लैंपिंग फोर्स, तो ये दोनों अगर क्लोज हो रहे हैं है ना, तो इनको क्लोज करने के लिए, क्लोज है ना, क्लोज रखने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसे है हम क्या कहेंगे, क्लैंपिंग फोर्स। तो ये दोनों को क्लोज करने के लिए क्लैंपिंग फोर्स। तो ये लेकिन एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है सेपरेटिंग फोर्स। किसके ऊपर, तो सेपरेटिंग फोर्स। अब सेपरेटिंग फोर्स क्या है, तो सेपरेटिंग फोर्स जो होता है वो हमारा दोनों जो डाई है, डाई के बीच में क्या है, कैविटी है, तो कैविटी डाई के बीच में क्या है, ये हमारा डाई है, तो डाई के बीच में कैविटी है, और कैविटी में जब हम मोल्टेन मेटल को पुश करते हैं, ये हमारा शॉर्ट स्लीव है ना, तो शॉर्ट स्लीव से जब हमारा मोल्टेन मेटल इसमें पुश किया जाता है, तो क्या होता है कि इसके डाई के ऊपर एक फोर्स लगता है ना, कि मोल्टेन मेटल क्या होता है, डाई से बाहर आने लगता है, आने की कोशिश करता है। तो वो जो फोर्स लगता है दोनों हब के ऊपर, ये दोनों हब के ऊपर जो फोर्स लगता है ये इंजेक्शन के दौरान, तो ये जो फोर्स कहलाता है, क्या कहलाता है, सेपरेटिंग फोर्स। और इस फोर्स से क्लैंपिंग फोर्स बड़ा होना चाहिए, ताकि ये डाई ओपन ना हो जाए शॉर्ट लगने के दौरान। हम लोग देखते हैं तो सेपरेटिंग फोर्स है ना, तो हाउ टू कैलकुलेट सेपरेटिंग फोर्स, और इसी को ओपनिंग फोर्स, अभी जैसे हमने बात किया, इसी को क्या कह सकते हैं, ओपनिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहले जानते हैं क्या होता है सेपरेटिंग फोर्स। तो ओपनिंग फोर्स, सेपरेटिंग फोर्स या ओपनिंग फोर्स देखिए, ओपनिंग फोर्स रिफर्स टू द फोर्स acting on the cavity to make the die expand during the production of the die casting. The opening force can be calculated by following formula. जैसा कि हमने कहा कि इंजेक्शन के दौरान क्या होता है, जब एक फोर्स लगता है दोनों पे, तो वो दोनों डाई क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो डाई ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मोल्टेन मेटल पूरा बाहर आ जाएगा फ्लैश के रूप में, और हमारा कैविटी फिलअप नहीं होगा। इसीलिए हमारा क्लैंपिंग फोर्स जो होता है सेपरेटिंग फोर्स से, क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है, सेपरेटिंग फोर्स से हमारा बड़ा होता है। तो क्लैंपिंग फोर्स सेपरेटिंग फोर्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारा मोल्टेन मेटल बाहर ना निकल आए डाई से। तो सेपरेटिंग फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, F इजकल टू पी इंटू ए। F इजकल टू पी इंटू ए। F क्या है, F क्या है, F ओपनिंग फोर्स है, और P क्या है, स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर, और A क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। तो हमें F इजकल टू P इंटू ए है ना, तो F क्या है, F ओपनिंग फोर्स, P क्या है, इंजेक्शन प्रेशर, स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर, और ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर क्या है, तो स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोल्टेन मेटल इज लोडेड थ्रू द शॉर्ट हॉल, है ना, into the cold chamber, and short plunger pushes the molten metal into the die. The pressure applied by the plunger to push the molten metal into the specific injection is the specific injection pressure.
तो वैसे ही हमने जो अभी थोड़ा देर पहले बात किया था कि शॉर्ट स्लीव के थ्रू होते हुए मोल्टेन मेटल को कैविटी के अंदर जो पुश करने के लिए जो फोर्स लगता है, एक्चुअली में हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन हमारा क्या करता है, पुश करता है। तो इसीलिए स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर जो मेटल को पुश करने के लिए लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, जो प्रेशर मेटल को पुश करने के लिए लगता है किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। तो वो जो स्पेसिफिक इंजेक्शन उसी को कह रहा है स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर। और ये प्री डिफाइंड होता है कि ये कितना रहना चाहिए स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर, है ना। तो डिफरेंट डाई कास्टिंग के लिए अलग अलग होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं फॉर स्टैंडर्ड डाई, है ना, स्टैंडर्ड डाई कास्टिंग तो 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर टेक्निकल डाई कास्टिंग के लिए 600 से 800 kg सेंटीमीटर पर स्क्वायर। जनरली हम लोग, है ना, हमारे इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यही यूज होता है। टेक्निकल हम लोग डाई कास्टिंग्स में ज़्यादातर यही देखा जाता है। और प्रेशर टाइटेंट, है ना, प्रेशर टाइटन कास्टिंग के लिए 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको, है ना, जहाँ पे लीकेज की संभावना रहती है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो, तो हमें दो चीज़ पता चल गया है, हम क्या लेने वाले हैं, स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर 800 से 600 से, स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर हम 600 से 800 ये लेने वाले हैं, 600 से 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या, पहले ये जानते हैं। द प्रोजेक्टेड एरिया इज टू डायमेंशनल एरिया measurement of three-dimensional object by the projecting itself on a plane। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है आपको, प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या और कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक 3 डायमेंशनल पार्ट्स बनाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। है ना, एक 3 डायमेंशनल पार्ट्स है। तो 3 डायमेंशनल पार्ट्स है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया मतलब कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक प्लेन के ऊपर रखा हुआ है ना, कुछ इस तरह का प्लेन के ऊपर ये रखा हुआ है। तो जब इस प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इसको, है ना, ऊपर से आप टॉर्च मारिए, ऊपर से क्या कीजिए, इसके ऊपर टॉर्च कीजिए, लाइट दीजिए एकदम फोकस के साथ। क्या करना है, फोकस के साथ टॉर्च करना है। तो जैसे कि आप अगर इसके ऊपर टॉर्च मारते हैं, समझ लीजिए कुछ ऊपर से लाइटिंग करते हैं, तो आपका क्या होगा, नीचे की तरफ इसकी छाया बनेगी ना। तो इसकी जो छाया बनेगी तो वो कैसा होने वाला है, ऊपर से जब लाइट मारेंगे तो इसका एक क्या होगा, छाया बनेगा। तो किस आकार में बनने वाला है, तो आपको इसी आकार में मिलेगा ना। तो इसी आकार में मिलने वाला है। तो ये जो आकार मिलने वाला है, यही जो एरिया होगा, ये एरिया ये हमारा क्या कहलाएगा, इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हमारा प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। समझे क्या। तो प्रोजेक्टेड एरिया वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का टू डायमेंशनल क्या होता है, एरिया होता है। तो ऊपर से जब हम इसको देखेंगे तो हमारा नीचे जो बनेगा ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, ये कैसा दिखने वाला है, स्क्वायर की तरह। तो ये हमारा ये जो एरिया होगा, ये जो रेड कलर हुआ है, यही एरिया क्या कहलाएगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। तो चलिए अब लगभग समझ गए होंगे प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। तो हमें टोटल प्रोजेक्टेड एरिया निकालना पड़ेगा कास्टिंग का। द टोटल
प्रोजेक्टेड एरिया इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो कास्टिंग जो हमारा मेन पार्ट्स है ना, कास्टिंग एरिया प्लस स्लाइड प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब अगर उसमें कोड है, कोड स्लाइड्स है तो उसके प्रोजेक्टेड एरिया प्लस रनर प्रोजेक्टेड एरिया, हमारा रनर का प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, अब प्लस ओवरफ्लो है ना, प्लस ओवरफ्लो प्रोजेक्टेड एरिया। तो हमें ये सबका निकालना पड़ेगा, कास्टिंग, स्लाइड प्रोजेक्टेड एरिया, रनर प्रोजेक्टेड एरिया और ओवरफ्लो प्रोजेक्टेड एरिया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियोस बहुत ही लंबा हो रहा है, तो इसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। और यहाँ तक हमने प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है हमने जाना है, और इसे निकालते कैसे हैं इसको पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियोस लंबी हो रही है 15-16 मिनट्स के ऊपर। तो पार्ट 2 का लिंक्स आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 2 के लिंक में जाएं और वहाँ से देखना चालू करें।